तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कन्वर्जेंस वाली पूरी कहानी कंप्लीट कर ली थी। क्या हर एक बच्चे ने कन्वर्जेंस को रिवाइज किया है? अगर रिवाइज नहीं किया है तो ये भूल जाना कि आज की क्लास आपको थोड़ा बहुत भी कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट की थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए। बेसिक्स के बाद हमने केसेस देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था केस ऑफ कन्वर्जेंस। उसमें हमने सबसे पहले ली थी भाई ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट, आफ्टर दैट ओशियनिक ओशियनिक प्लेट, और उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट। ठीक है। इससे पहले हम लोग डाइवर्जेंस की तरफ आगे बढ़े। आज कन्वर्जेंस से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूं, उसको प्लीज लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक टेबल बना के दे रहा हूं जिससे आपके जीवन के सारे दुख दर्द रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सब टॉपिक कन्वर्जेंस, सबका सब समाप्त हो जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम देंगे और पुराने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बना लो ये टेबल, बहुत काम की टेबल है। सिर्फ इस एक टेबल से कन्वर्जेंस से रिलेटेड आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। दिस इज फॉर वॉल्केनो, दिस इज फॉर अर्थक्वेक, दिस इज फॉर ट्रेंचेस, लास्ट वन इज फॉर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। 1 ओशियनिक ओशियनिक, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। चलो इट्स डन। यहां पर डालेंगे प्लेट्स। भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। क्या हर एक बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है? क्या हर एक बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्लीज कंफर्म। दिख रही है। सबको दिख रही है बच्चे? मैं भी अपने सामने लैपटॉप खोल के बैठा हूं, मुझे भी दिख रही है। ठीक है, रीज्वाइन करें। लॉक कर दी क्या मीटिंग? नहीं, मीटिंग लॉक नहीं की आज। ओके। जैसे भैया मैं डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर चार्ट बनाना है। देखो मत बैठ के, टाइम नहीं दूंगा मैं बहुत ज्यादा लिखने का। ट्रेंचेस, फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स नीचे डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओशियनिक ओशियनिक प्लेट, उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, उसके बाद ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट। हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी जल्दी। क्या ओशियनिक ओशियनिक प्लेट में, क्या ओशियनिक ओशियनिक प्लेट में वोल्केनो आएगा? इतनी देर में जवाब आ जाना चाहिए, इतनी देर में जवाब आ जाना चाहिए। क्या ओशियनिक ओशियनिक प्लेट में वोल्केनो आएगा? क्या ओशियनिक ओशियनिक प्लेट में वोल्केनो आएगा? भूल जाओ सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता, सॉरी, भूल जाइए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वोल्केनो भी आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, ट्रेंचेस भी आएंगी, फोल्ड माउंटेन्स नहीं आएंगे। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में वोल्केनो नहीं आएगा, अर्थक्वेक बिल्कुल आएगा, ट्रेंचेस कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फोल्ड माउंटेन्स आएंगे। ओशियनिक कॉन्टिनेंट वोल्केनो भी आएगा, अर्थक्वेक भी आएंगे, लेकिन ट्रेंचेस नहीं आएंगे, फोल्ड माउंटेन्स आएंगे। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है, पिछली क्लास में आपको जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई थी उस एक फ्लो चार्ट के अंदर सारी चीजें कन्वर्ट हो गई। उस एक फ्लो चार्ट के अंदर, इस एक फ्लो चार्ट के अंदर सारी चीजें आपकी कन्वर्ट हो गई। और ये करने के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं। इन सभी चीजों को इस एक डब्बे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कम से कम 10 बार से ज्यादा पढ़ी होगी और 5 बार से ज्यादा लिखी होगी। 10 बार से ज्यादा पढ़ी है और 5 बार से ज्यादा लिखी। उसके बाद ये सारी कहानी इस एक चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाती है।
और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार पढ़ के मेरे दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये मान के चलना कि सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, और मुश्किल से सिर्फ 10 से 15 दिन और, 10 to 15 डेज की लापरवाही, और उसके बाद आपका कमबैक पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। सुनिए सर, क्या सभी बच्चों को पैसिफिक ओशियन के बारे में पता है? क्या सभी बच्चों को पैसिफिक ओशियन के बारे में पता है? पैसिफिक ओशियन में तुम्हें एक सरकम पैसिफिक रीजन देखने को मिलता है, जिसको आप नाम देते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या नाम देते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। मुझे सिर्फ इतनी सी चीज बताओ, रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में वॉल्केनो, साथ ही साथ अर्थक्वेक आता है। कन्वर्जेंस वाला रीजन है या फिर डाइवर्जेंस वाला? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वाला, शाबाश। कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। अगर कन्वर्जेंस है तो डिस्ट्रक्शन होगा या कंस्ट्रक्शन होगा? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। कल को यूपीएससी सवाल देती है रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, सही है या गलत है? कल को यूपीएससी सवाल देती है रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, गलत है या सही है? गलत है। गलत है, शाबाश। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? मैंने आपको एक बेनियोफ जोन वाला पॉइंट भी लिखवा दिया था कि जहां पर तुम्हारा कन्वर्जेंस हो रहा है उसको आप कहते हैं एरिया ऑफ सबडक्शन। एरिया ऑफ सबडक्शन। और उस एरिया ऑफ सबडक्शन के अंदर जितनी भी प्रोसेस आपकी हो रही है और उस प्रोसेस की वजह से जो भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो जिस जोन के अंदर हो रहे हैं उसको आप कहते हैं बेनियोफ जोन। क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन। मोटे मोटे तौर पे जैसे आप कह देते हो कि भैया दाल चावल और खिचड़ी एक ही है, उसी प्रकार से तुम कह सकते हो कि सबडक्शन जोन और बेनियोफ जोन एक ही है। ज्यादा इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता फिलहाल के लिए नहीं है। आई समझ? क्लियर हुआ? परफेक्ट। कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ विच फोर्स? अगर आपसे फोर्स का नाम पूछ लिया जाए, कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ विच फोर्स? जवाब आपका होगा कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स। जवाब आपका क्या होगा? कंप्रेशन फोर्स। ट्रेंचेस देखिए आपने? क्यों भाई, सबने वो Yes. गड्ढे देखे हैं? ट्रेंचेस देखिए? ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। सिमिलरली ट्रेंचेस में या ट्रेंचेस वाले इलाके में आपको जब भी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ट्रेंचेस वाले इलाके में आपको जब भी अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, उस अर्थक्वेक का जो फोकस है, जहां से उस अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो रही है, वो फोकस डीप होगा या शैलो होगा? वो फोकस डीप होगा या शैलो होगा? जवाब है सर इसका, वो भैया डीप होगा, डीप फोकस। जिस बच्चे ने इस क्लास पर डायरेक्टली पैराशूट लैंडिंग की है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हैं तो कृपया इससे पहली वाली क्लास देखें। उसमें मैंने 1 घंटा 50 मिनट अपने फेफड़े इसीलिए बाहर निकाले हैं ताकि आप ये सारे पॉइंटर्स
देखते ही कनेक्ट कर पाओ। वैसे एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंटर से आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। अब चलते हैं सर थोड़ा सा डाइवर्जेंस के ऊपर। अब चलते हैं सर थोड़ा सा डाइवर्जेंस के ऊपर। कन्वर्जेंस देख लिया, अब देखते हैं डाइवर्जेंस। अब देखते हैं डाइवर्जेंस। अब देखते हैं सर थोड़ा सा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है सर? डाइवर्जेंस क्या है सर? ध्यान से देखेंगे। डाइवर्जेंस में हमेशा याद रखना, मैग्मा का जो मूवमेंट है, मैग्मा का जो मूवमेंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मैग्मा का जो मूवमेंट है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, डाइवर्जेंस में ध्यान से समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल एक जमीन का टुकड़ा ये है और एक जमीन का टुकड़ा ये है। भैया जब डाइवर्जेंस होगी ना तो ये जमीन के टुकड़े एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसा ब्रेकअप में होता है, आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डाइवर्जेंस में जो जमीन के टुकड़े हैं या ओशियन के टुकड़े हैं, ओशियन के लैंड्स हैं, जो भी चीजें हैं या ओशियन ही है, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने का सिंपल सा मतलब यह है कि अंदर जो भी तुम्हारा मैग्मा है उसको जगह मिल गई है धरती की सतह पर या फिर ओशियन की सतह पर आने की। और यदि अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है, यदि अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है और ऊपर आने के बाद वो ठंडा हो रहा है, जो होगा ही होगा, तो आपको न्यू स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, न्यू स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब भी डाइवर्जेंस होगी याद रखना, नई चीजें बनेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। क्यों? बिकॉज दो जमीन के टुकड़े या दो ओशियन के फ्लोर्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसका सिंपल सा मतलब है अंदर जो भी मैग्मा है उसको बाहर आने के लिए जगह मिलेगी। अब जब ये मैग्मा तुम्हारा ऊपर आएगा तो ऊपर आके ठंडा भी होगा, और जब ठंडा होगा तो कोई ना कोई नई स्थल आकृतियां या फिर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी डाइवर्जेंस होगा याद रखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन? इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब भी डाइवर्जेंस हो रहा है नई चीजें को मिल मुझे नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? परफेक्ट। अब मुझे एक चीज ये बताओ, थोड़ा सोच के बताना। जब डाइवर्जेंस हो रहा है, जब डाइवर्जेंस हो रहा है तो आपको किस फोर्स का रोल देखने को मिल रहा है? जब तुम्हारा डाइवर्जेंस हो रहा है तो आपको किस फोर्स का रोल देखने को मिल रहा है? लेट्स से डाइवर्जेंस हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्मा। अब ऐसी बात है कि जमीन का इतना हिस्सा ये इधर जाने का प्रयास करेगा और जमीन का जो बचा वाला हिस्सा है वो इधर जाने का प्रयास करेगा, राइट? तो बीच में कहीं ना कहीं वो क्रैक डेवलप होगा जिससे तुम्हारा अंदर वाला मैग्मा उसको रास्ता मिल जाएगा बाहर आने का। अब भैया जब वो बाहर आएगा, ऊपर आएगा तो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होगा तो न्यू क्रस्ट बनेगी। तो भैया न्यू क्रस्ट बनेगी, अगर न्यू क्रस्ट बनेगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, एंड इसीलिए डाइवर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। मजाक मजाक में मैंने तुम्हें चौथी बार ये चीज समझा दी, अभी भी ना समझ में आए तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। कौन सी फोर्स लगी है? जवाब है सर इसका टेंसाइल फोर्स। कन्वर्जेंस में कौन सी लग रही थी? कॉम्प्रेशन फोर्स। डाइवर्जेंस में कौन सी लग रही है? टेंसाइल फोर्स। विच फोर्स? टेंसाइल फोर्स। अरे कौन सी फोर्स भाई? टेंसाइल फोर्स। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर है कि नहीं है? अरे इतना क्लियर है कि नहीं है? शाबाश। अब एक चीज ये बताइए,
बताइए होंगे जब ये दोनों जमीन के टुकड़े अलग अलग होंगे तो क्या बीच में तुमको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। क्या तुमको बीच में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? से यस और नो? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो ब्लॉक टाइप रहा ना तुमको, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स। This is called as block mountains. This is called as block mountains. है ऐसा होता है? अरे नलायको, गड्ढे में तुम माउंटेन कहां से बना रहे हो? सीधी सी बात है ना, ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर तो इनका है, तो इन्हें तुम बोलोगे ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन। और ये जो दिख रहा है ना बीच में, इसे आप नाम देंगे वैली का। ये तुम्हारा क्या हो गया? वैली। ये आपका क्या हो गया भाई? वैली। वैली एंड वैली। समझ में आ गया? और इसी वैली को आप कहते हैं रिफ्ट वैली। इसी वैली को आप क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। आप इसे रिफ्ट वैली का नाम दे सकते हैं। उसके बाद लेट्स से तुम्हारी एक कोशिश डाइवर्जेंस चल रहा है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, राइट? दूर जा रही है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? जो एक्सिस्टिंग मैग्मा था तुम्हारा, जो आपका एक्सिस्टिंग मैग्मा था, ध्यान से देखेंगे इस बात को, जो तुम्हारा एक्सिस्टिंग मैग्मा था उसको जगह मिल गई बाहर आने की, तो वो तो भैया बाहर आएगा। बाहर आया, ये बीच में जो जगह खाली हो रही थी, ये बीच में जो जगह खाली हो रही थी, यहां पर आपका मैग्मा पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया। यहां पर आपका मैग्मा पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया, राइट? स्प्रेड होने के बाद वो क्या होगा? एक टाइम बाद वो कूल डाउन होगा, ठंडा होगा, और धीरे धीरे आपको सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको वो पूरी की पूरी जमीन देखने को मिलेगी। इसी फिनोमेना को आप कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या कहते हैं भाई? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर सर स्प्रेडिंग। रिफ्ट वैली वाला एक बताओ। बार दिखाना प्लीज। क्या? रिफ्ट वैली वाला दिखाना पॉइंट एक बार ऊपर। कौन सा? रिफ्ट वैली जो लिखा है ऊपर वाला। ये वाला? इसमें क्या देखना है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। आप सुनो तुम्हें कमाल की बात, आप सुनो तुम्हें कमाल की बात। मुझे ये बताओ, ये जो लावा आया, ये जो एक्सिस्टिंग मैग्मा बाहर आया, बाहर आने के बाद तुमने इसको लावा बोला। लावा कहां से आ रहा है? एस्टेनोस्फेयर से। लावा कहां से आ रहा है भाई? कौन सा मिनरल देखने को मिलता है? जवाब है सर इसका सीमा। जवाब है सर इसका सीमा। और ये जो नया ओशियन का फ्लोर बन रहा है,
इसमें कौन सा लावा यूज हो रहा है जो एस्टेनोस्फीयर से आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। उसमें मिनरल कौन सा है भाई? सीमा है सर, सीमा। तो जायज सी बात है, ओशियनिक क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में तुमको क्या देखने को मिलेगा? सीमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सीमा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से याद करिए, पहली क्लास मैंने आपको लिखवाया था कि ओशियनिक क्रस्ट में तुमको सीमा देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तुमको सियाल देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, समय कम है, काम ज्यादा है। नोट इट डाउन। करिए इसको, जल्दी नोट करिए। लिखा भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करो। लिख लिया भैया। लिख लिया? भैया समझ में आ गया कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया था कि ओशियनिक क्रस्ट में आपको सीमा देखने को मिलता है? जायज सी बात है, फॉर एग्जांपल ये दो ओशियन के फ्लोर्स हैं, डाइवर्जेंस हो रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अंदर जो एक्सिस्टिंग मैग्मा वो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो स्प्रेड होगा, स्प्रेड होगा तो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा तो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होगा तो जमीन बनेगी। लेकिन ये जो जमीन बन रही है, ये अल्टीमेटली जिस लावा से बन रही है, वो तो तुम्हारा एस्टेनोस्फीयर से आ रहा है। एस्टेनोस्फीयर तुम्हें अपर पार्ट ऑफ द मेंटल में देखने को मिलता है, और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल में तुम्हें सीमा देखने को मिलता है। तो जायज सी बात है, जो तुम्हारा ओशियन फ्लोर बना है वो उसमें तुमको सीमा देखने को मिलेगा, और इसी वजह से ओशियनिक क्रस्ट में आपको सीमा देखने को मिलता है। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा। तो अभी तक तुमने क्या देखा भाई? अगर दो कॉन्टिनेंट की प्लेट इधर उधर हो रही है, अगर उसमें डाइवर्जेंस चल रहा है, तो बीच में तुमको एक गड्ढा देखने को मिलेगा जिसको तुमने नाम दिया रिफ्ट वैली, और ऊपर ये जो ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है उसको तुमने नाम दिया ब्लॉक माउंटेन्स। अरे हाँ या ना बोलो भाई, इतना किया कि नहीं किया? शाबाश, भैया परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ भाई बताओ। वो जो सियाल सीमा तो है, सीमा है वो सिलिकॉन और दूसरा क्या, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और भाई, एल्यूमिनियम, नहीं नहीं एल्यूमिनियम भाई, सीमा एल्यूमिनियम। समझे? एल्यूमिनियम समझ में आ गया? सीमा अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। हाँ नहीं, किसी को कुछ तो डाउट है? जो डाउट है भैया बता दो यार। मैं पूछ रहा था कि सीमा जो है वो, एक तो सीमा में एक सिलिकॉन है और दूसरा क्या है, मतलब मैंगनीज और मैग्नीशियम। इट्स मैंगनीज। देख, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम मैंगनीज, भी होगा तो चलेगा, लेकिन तू मैंगनीज ही याद रखना, ठीक है? क्लियर है? जी वही तो। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है भैया, क्लियर है। क्लियर है। अब इन सब की एक बार तुम देख लो इमेजेस, ठीक है? इन सब की तुम एक बार देख लो इमेजेस, वेट करो, लेट मी शो यू द इमेजेस। Let me show you the images. इमेजेस कहां पे गई? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने पेपर प्रैक्टिस किया था? कितने लोगों ने पेपर प्रैक्टिस किया था? सर मैंने भी किया था भैया। पेपर प्रैक्टिस हुआ था? हम बेसिकली इसी केस को स्टडी कर रहे थे, ठीक है? हम बेसिकली इसी केस को स्टडी कर रहे थे।
अब मुझे एक चीज ये बताओ, कि मैं हटाता हूं यहां से, डिलीट। लोग सोच समझ के बताना, ये जो क्रैक आ रहा है टेंसाइल फोर्स की वजह से, जिससे तुम्हारे दो स्ट्रक्चर्स, अब वो पानी वाले हो चाहे लैंड वाले हो, डजेंट मैटर, जो ये क्रैक आ रहा है, क्या इस क्रैक के आसपास सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अंदर से जो कुछ भी बाहर आ रहा है वो एक डायरेक्शन में तो ऊपर आएगा नहीं, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, तो उनके सेडिमेंट्स कभी ना कभी तो सॉलिडिफाई होंगे। उनके जो सेडिमेंट्स हैं वो कभी ना होंगे। मैं तुमको क्या समझाना, अच्छा मेरी आवाज वगैरह तो क्लियर आ रही ना, कट पिट तो नहीं रही है? बीच बीच में बीच बीच में कट जा रही है? सब कुछ तो सही है यार, ये अलग दुख कभी है कभी जीवन में। कट जाता कभी कभी कट जाती है, अच्छा ठीक है। एक पॉइंट प्लीज लिख लो, डाइवर्जेंस के केस में आपको मिड ओशियनिक रीजेस भी देखने को मिलता है, ठीक है? डाइवर्जेंस के केस में आपको मिड ओशियनिक रीजेस भी देखने को मिलते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। डाइवर्जेंस के केस में आपको मिड ओशियनिक रीजेस भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं भाई? मिड ओशियनिक ridges, mid oceanic ridges, as simple as that। ये जो तुम्हारी रिफ्ट वैली है, ठीक है, इसमें लावा वगैरह इकट्ठा होता जा रहा है, लावा इसमें भी आ सकता है, कोई बात नहीं। अब डाइवर्जेंस के केस में मिड ओशियनिक रीजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो कोई पूछे कि ट्रेंचेस एंड मिड ओशियनिक रीजेस में क्या फर्क होता है, तो सिंपल सा फर्क है भाई, trenches are associated with convergence and mid oceanic ridges are associated with divergence। इतना क्लियर है? इससे ज्यादा और कोई भी फर्क नहीं है भाई तुम्हारा मिड ओशियनिक रीजेस में और ट्रेंचेस में। हाँ, ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, मिड ओशियनिक रीजेस क्योंकि वो डाइवर्जेंस में बन रही है, एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक ridges। ये कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक ridges। डन है भाई? क्या आपको क्लियर है ये? हाँ जी भैया। क्लियर है? ठीक है, एक इसमें तुम्हारा लास्ट पॉइंट बचा है, कुछ चीजें अब सिर्फ नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करिए बिकॉज थोड़ा सा समय कम है। तीसरा तुम्हारा केस बनता है ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन। दो ही तीन पॉइंट्स हैं, एज इट इज आप अगर नोट डाउन कर लेंगे पेपर में सवाल सही हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन, ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन, ये दो प्लेट्स हैं, लेट से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन। इसमें पॉइंट नंबर 1,
Neither the crust is destroyed, neither destruction nor construction. Neither destruction nor construction. Point number 2, भैया अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो कंजर्वेटिव मार्जिन भी नहीं हो सकता, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, वेट क्या बोला मैंने, अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नाइदर डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब ना ही डिस्ट्रक्टिव मार्जिन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा तो ना ही कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो सकता है। तो मार्जिन कौन सा है? कंजर्वेटिव मार्जिन, यानी इसमें चीजें ना ही बनती है ना ही बिगड़ती हैं, सिर्फ आगे पीछे होती हैं। सो एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। पॉइंट नंबर 3, ये जो बीच में दरार बनती है ना, ये दोनों आगे पीछे होने से, इस दरार को आप नाम देते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का। इस दरार को आप लोग नाम देते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का। और याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और मिड ओशियनिक रिजेस में 90 डिग्री का एंगल होता है। एनसीईआरटी के काम के पॉइंट्स हैं। वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन पता तुम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग को एक्सप्लेन करो सिंप्लीफाई करने के लिए तुम लोग समझते हो कि उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अभी बड़ा अच्छा लगा ना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और मिड ओशियनिक रिजेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। सिंपल सी चीज है, याद भी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन मैं कहूंगा ना कि इस पॉइंट का मतलब समझा दो मुझे, किसी के पेन नहीं चलेगी, फिर किसी की भी पेन नहीं चलेगी। और यही समझाते समझाते पिछली बार मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के 31 लेक्चर्स लिए हैं। 31 ऊपर जाके 31 लेक्चर्स लिए हो। बैचेस छोड़ो, यूट्यूब भी देख लेना तुम। पिछली बार सिर्फ ये समझाने में 31 लेक्चर चले गए थे, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी। और अब पूरी फिजिकल ज्योग्राफी अगर मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स में करवाऊं, 9-10 लेक्चर लगना है। हालांकि पिछली बार 40-45 बच्चों का क्लियर भी हुआ था, 80-85 स्टूडेंट्स थे, मोर देन 50% क्लियर द एग्जामिनेशन। 2-3 रिकमेंड भी हो गए, उसमें से मैसेज आया था एक मेरे पास। भैया प्लीज एक्सप्लेन दिस थर्ड पॉइंट। किसने पूछा ये? मी बसवराज। बसवराज, अच्छा ठीक है, कर देते हैं एक्सप्लेन यार, मुझे क्या है। वेट करो, एक इसके लिए ना इमेज लानी पड़ेगी, तो ले आते हैं इमेज, क्या प्रॉब्लम। ये एप्लीकेशन देख रहे हो मेरे फोन में, दिखाऊं तुम्हें? ये तो खुल गया भाई, ओ माय गॉड। ये सब क्या पूछ रहे हैं? रहने दो, तुम्हारे काम का नहीं है। मुझे लगा लॉगिन नहीं है यार, इसीलिए खोला मैंने। कोई बात नहीं, सॉरी फॉर शेयरिंग माय पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ यू गाइस। ले आता हूँ इमेज, ले आता हूँ। कौन सी इमेज लानी थी? वेट, मिड, इसी बहाने तुम लोग मिड ओशियनिक रिजेस भी देख लो। मिड ओशियनिक रिज इमेजेस, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, दिस इज योर मिड ओशियनिक रिज। ये देख पा रहे हो उसको? जो कहानी मैंने आपको समझाई थी एग्जैक्टली वही है ये चीज।
दिस इज योर मिड ओशियनिक रिज। इसका सिंपल सा मतलब मैं तुमको समझा देता हूं। भैया दो प्लेट किनारे किनारे जा रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, जाहिर सी बात है अंदर से मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आ गया और एक टाइम बाद सॉलिडिफाई होते 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 उसने ऐसा टॉम शेप स्ट्रक्चर बना लिया। इसी को तुम कहते हो मिड ओशियनिक रिज। याद रखेंगे, पानी के अंदर होती है। और अगर काफी टाइम तक ये फ्लो चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए तो मिड ओशियनिक रिज पानी की सतह के ऊपर भी आ सकती है। अगर आपको देखना हो कि मिड ओशियनिक रिज कैसे बनती है तो इस जीआईएफ को आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी देखें। तो मिड ओशियनिक रिजेस में और ट्रेंचेस में फर्क क्या है? दिमाग का, ज्ञान का, बुद्धि का, कंसंट्रेशन का, इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताओ, ईमानदारी से बताना। देखो मैं तुमसे बड़ा अच्छा सवाल पूछने वाला हूं, इसीलिए मैंने इमेज भी सामने खोल के रखी है ना। कोई बहाना नहीं बना सकता कि बिना वजह से पढ़ाता है। मुझे ये बताओ, अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक है जो मिड ओशियनिक रिजेस वाले क्षेत्र में आ रहा है, तो उस अर्थक्वेक का जो फोकस है, जहां से वो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो डीप होगा या शैलो होगा? हेलो। क्यों भाई, क्यों शैलो होगा? शैलो क्यों होगा? सर जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो मतलब जहां प्लेट्स हैं वहीं पे हो रहा है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो उधर ही होगा, तो फोकस वहीं पे बनेगा। ठीक है, परफेक्ट। समझ में आ गया भाई? नोट कर लो इस पॉइंट को, सारा कुछ स्क्रीन पे थोड़ी ना लिखवाऊंगा मैं। नोट कर लो इसको कि डाइवर्जेंस के केस में मिड ओशियनिक रिजेस में अगर उस क्षेत्र के आसपास अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है तो उसका जो फोकस होगा वो शैलो डेप्थ का होगा। उसकी जो डेप्थ होगी वो शैलो होगी, यानी कम होगी। चलो मिड ओशियनिक रिजेस हो गए। अब तुम देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अब तुम देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। किस इमेज में दिखाऊं ये? हाँ, ये इमेज दिख रही होगी आपको। क्यों भाई, दिख रही है? क्या आपको ये इमेज दिख रही? एक काम करो, तुम लोग इसको देखो, फालतू इमेज है। ये इमेज दिख रही है? इसका ले लेता हूं मैं स्क्रीन, इसका ले लेता हूं मैं स्क्रीनशॉट और वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। सबसे ज्यादा टाइम होता है बच्चों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाने में। पता कुछ नहीं करना है, मैं तुमको एक बार समझा दूं, तुम 5 बार पढ़ लो, तुम दूसरे को समझाने लायक बन जाओगे। और जो तुमने उस दिन रिवाइज नहीं किया तो भूल जाना कि वो टॉपिक दोबारा समझ में आएगा। पिछली बार 4 घंटे लगे थे मुझे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाने में। अच्छा, पिछली बार के बच्चे भी, मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूं, जो प्रीवियस एकेडमी थी मेरी जहां पर मैं पढ़ाता था, उसमें जो बच्चे आए थे वो भी एक से एक, कोई 3 फेल हुआ है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का ओटीए के लिए लास्ट अटेम्प्ट बचा है। ठीक है, तो मतलब उनके कॉन्सेप्ट धमाकेदार हिले हुए हैं। और मैंने पूछा कि जीएस आप लोग कैसे पढ़ते थे, तो 12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की मैराथन, एग्जाम से 1 महीना पहले शॉर्ट नोट्स बना लेते थे। क्या होता, इमेज दिख रही है सभी को? इमेज दिखी? दिख रही है ना? यस। हाँ जी भैया। 1 2 3 और 4। मुझे बताओ 1 और 2 में क्या हो रहा है जल्दी? 1 और 2 में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। 3 और 4 में क्या हो रहा है?
डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। 2 और 3 में क्या हो रहा है? 2 और 3 में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। इतना मारूंगा ना कन्वर्जेंस। ट्रांसवर्स। हाँ ट्रांसफर्स। वाह जुनैद वाह, तूने तो 2 प्रीलिम्स दिए हैं, शर्म कर ले। ट्रांसफर्स ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफर्स वेव होती है। ठीक है, अब इसी को मैं नीचे बना रहा हूं, यही कहानी चल रही है, ध्यान से देखेंगे। एक प्लेट इधर जा रही, एक प्लेट इधर जा रही, सिमिलरली एक प्लेट इधर जा रही, एक प्लेट इधर जा रही, 3 and 4। अब सुनना ध्यान से, 1 और 2 को देखो, इसमें क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस या ट्रांसफॉर्म? क्या हो रहा है भाई? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ट्रांसफॉर्म? 1 और 2 को देखना है। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। 3 और 4 में क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। 1 और 4 में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसको मैं रेस करता हूं, देखियो ध्यान से। देखना ध्यान से, सिर्फ इतने एरिया को ऑब्जर्व करना। वन एंड 4 को ऑब्जर्व करना सिर्फ। अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं तो 1 एंड 4, अच्छा 1 एंड 4 में अगर ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन चल रहा है तो जाहिर सी बात है 2 एंड 4 में भी ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन ही चल रहा होगा। मानते हो इस बात को? 2 एंड 4 में भी, सॉरी 2 एंड 3 में भी ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन चल रहा होगा। अगर 1 एंड 4 में ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन चल रहा है तो 2 एंड 3 में भी ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन चल रहा होगा। ठीक है, अब कुछ मत करो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दो। मुझे सिर्फ ये बताओ यहां एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल कितना बन रहा है? 90। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है, तुम्हारी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और मिड ओशियनिक रिजेस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई? इस इमेज में भी देख सकते हैं आप, इस इमेज में भी देख सकते हैं आप, ये तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। यस, यहां तुम्हारी रिजेस बन रही है। कितना एंगल है भाई? 90 तो है, वही तो लिखा था, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज परपेंडिकुलर टू मिड ओशियनिक रिजेस। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, चुपचाप समझ पॉइंट गया। लिखो, पेपर में नंबर आ जाने वैसे भी, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। इतना नोट डाउन कर लिया? अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वोल्केनो, लेकिन वो मैं आज कर नहीं सकता, नहीं तो हर एक चीज खतरे में पड़ जाएगी। अभी देख लो भाई, ट्रांसफॉर्म वोल्केनो बचे, इंटरेक्शन रॉक्स की बचे। क्या? सर एक बार ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन की स्लाइड ओपन कर दो। ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन की स्लाइड ओपन कर दूं? इसमें यही 3 पॉइंट्स याद रखना, एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव मार्जिन, ना ही डिस्ट्रक्शन होता है ना ही कंस्ट्रक्शन होता है, बीच वाली दरार को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज परपेंडिकुलर टू मिड ओशियनिक रिजेस। आना होगा तो इसी पॉइंट से आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी कन्वर्जेंस से ही पूछते हैं वो, डाइवर्जेंस से भी बहुत आता नहीं है। ठीक है, हाँ मिड ओशियनिक रिजेस जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया मिड अटलांटिक रिज का, एक बार वो लाइन पढ़ना मिड अटलांटिक रिज वाली,
It separates the Eurasian plate from the North American plate and the South American plate from the African plate. इतनी घटिया लाइन है ये तुम बहुत कंफ्यूज करेगी अगर तुमने अपने सामने वर्ल्ड मैप नहीं रखा तो। लाइन सुन लो, separates the Eurasian plate from the North American plate and the South American plate from the African plate. और ये एज इट इज लाइन मैं तुमको लिख कर दे रहा हूं, या तो अगले साल, सॉरी मतलब इसी साल सिविल सर्विसेज में, या तो सीडीएस में, या तो सीएपीएफ में, एनडीए में नहीं आएगी, सीडीएस, सीएपीएफ या सिविल सर्विसेज, ये वाली एनसीईआरटी की लाइन छपी छपाई आने वाली, पहले से बता रहा हूं मैं तुमको, अगर डाइवर्जेंस से सवाल आता है तो। ठीक है, वैसे तुम इसी में संतुष्ट हो जाओ, सीधी बात मैं तुमको बता रहा हूं, इस टेबल में 99% केस में अगर तुमने सुबह उठते अपनी शक्ल नहीं देखी तो इसी टेबल में से क्वेश्चन आ जाएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। अगर अपनी शक्ल देख के गए होगे फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर हो सकता है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मिक्स करके पूछ ले, नया ही सवाल बना दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ क्या हो गया? टिक गलत लगा दी, एक हाँ देख ले भाई, देख ले, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है सर। हिस्ट्री में मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये मैं नोट्स बना रहा था आज तुम लोगों के लिए। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं क्लास में पढ़ाते टाइम यूज करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तब इस प्रकार से अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आज यहां से हमें स्टार्ट करना था। अभी ज्योग्राफी की बंद कर रहे हो क्लास? हाँ ज्योग्राफी की मुझे नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक इसमें बचे, वॉल्केनो एंड रॉक्स। वॉल्केनो एंड रॉक मैं एक क्लास में खत्म करूंगा, उसके लिए मुझे 2 क्लासेस नहीं चाहिए। अगर अभी मैंने वॉल्केनो पढ़ाया तो वॉल्केनो आधा बचेगा और फिर वॉल्केनो की अलग से क्लास करके रॉक पढ़ाना पड़ेगा। वॉल्केनो एंड रॉक मैं चाहता हूं कि एक क्लास में खत्म हो। मुझे एक चीज ये बताओ, तुम लोग को ये सारे नाम याद हो जाएंगे? ईमानदारी से बताना, जोश जोश में बोल दिया उसके बाद नहीं हुआ, पेपर में आ गया, मेरे ऊपर फिर ब्लेम मत डालना। ईमानदारी से बताओ ये सारे नाम याद हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे तो मुझे फिर कुछ अल्टरनेटिव इसका निकालना पड़ेगा। नाम एक बार देख सकते हैं आप, ऐसे कम से कम 3-4 नाम और हैं, ये तो मैंने कम ही लिखा है। ठीक है, देख लो भाई, ये सारे नाम याद हो पाएंगे? बहादुर शाह 1, जानदर शाह, फारूक सियार, रफी उद दरजत, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर 2, शाहजहां 3, शाह आलम 2, फिर ये सारे टाइटल्स, फिर जुल्फिकार खान वगैरह। मतलब अगर ये सारे नाम याद हो पाएंगे, फिर यहाँ ऊपर मोहम्मद आजम, काम बख्श, प्रिंस, मुअज्जम, अगर ये सारे हो पाएंगे तो बता दो, नहीं हो पाएंगे एक बार करा देना, फिर वो रिवीजन कर लेंगे बार बार। नहीं, अगर नहीं हो पाएंगे तो बताओ, मैं अल्टरनेटिव निकाल दूं उसका, ऐसी बात नहीं। नहीं, नोट्स देख रहा हूं कि क्या कंटेक्स्ट है, फिर उसके बाद तो रिवीजन करनी, वो खुद कर लेंगे। चलो ठीक है, नोट्स देख रहे हो तुम, ऐसे बनते हैं नोट्स। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि मुझे ये तुम्हारी क्या नाम है, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, इसको कंबाइन करना पड़ रहा है, उसके बाद ये नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, उसके बाद सेम नोट्स तुम्हें लिखवाने भी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इस नोट से स्टार्ट करूं कि जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो भारत देश है वो पहले ही वेस्टर्न साइड से ट्रेड वगैरह करता था, और ट्रेड करते 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 इंडिया बिकेम द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और इंडिया एक बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल कंट्री थी, जिसकी वजह से भारत में इन्वेजन का, घुसपैठ का पुराना इतिहास रहा है। 15th सेंचुरी से न्यू कॉम्पिटिटर्स अराइज हो गए, क्योंकि 1453 में रोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था और ऑटोमन एम्पायर का उदय हो रहा था, और उदय होते ही उसने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो वेस्ट से ट्रेड चल रही थी
उस ट्रेड में दिक्कत आई यूरोप वालों को, भारत को नहीं, भारत के पास तो 50 ऑप्शन थे, यूरोप वाले नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन यूरोप वालों के लिए रिसोर्सेस ज्यादातर भारत में अवेलेबल थे। कॉन्स्टेंटिनोपोल कैप्चर करने की वजह से उनके पास जो मेडिटेरेनियन सी वाला रूट था और जो रेड सी वाला रूट था वो पूरे तरीके से बंद हो गया, तो उनको नीड पड़ी एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की। अगर मैं तुमको इस तरीके से समझाऊं तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसेगी। कब तक? जब तक ये सारी चीजें मैं लाइव क्लास में लिखवाऊं ना, जिसकी वजह से जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए 2 से 2.5 घंटा समय चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये सारी चीजें याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना, मैं इसका कुछ अल्टरनेटिव निकाल। नहीं तो गाइस आप ही का सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना चाहोगे? अभी मैंने यहां पे लिखा ना, देखो एक टाइम मैं तुमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैंने तुमको पूरा पढ़ा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दिस इज द पीडीएफ, ठीक है, दिस इज द पीडीएफ, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उससे पहले ये जो पीडीएफ है इसके नोट्स मैंने बनाए थे इसमें, इसके नोट्स मैंने बनाए थे इसमें, ये देखो वही सारी चीजें हैं, इसके नोट्स मैंने बनाए थे इसमें। 2 बार हो गया, 2 बार लिख लिया, अब तीसरी बार तुमको ये देना पड़ रहा है फेयर नोट्स, और इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी टाइम किल हो रहा है। ये देखो ये तुम्हारे फेयर वाले नोट्स हैं जो मैं बैठ के बना रहा था, ये हैं फेयर वाले नोट्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली मैं तुमको इसी नोट से पढ़ा दूं, जो कि सुंदर ही बने ऑफ कोर्स, देख सकते हैं आप, अगर मैं तुमको डायरेक्टली इसी नोट से पढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो जिसको जैसे करना हो बता देना मुझे वैसे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास मैं तुमको आधे घंटे में इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी होगा। ज्योग्राफी की क्लास इतनी है, वॉल्केनो एंड रॉक्स को हम कल खत्म करेंगे। हो सकता है कि कल और परसों 2 दिन आपकी लंबी मैराथन हो। लंबी मैराथन का मतलब है कि सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक भी क्लास होगी और शाम को 5:30 बजे से लेकर रात में 9, 9:30 तक भी क्लास हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज के लिए है, बिकॉज हम थोड़ा सा अपने आप को एक शॉर्ट स्प्रिंट मारेंगे और कोशिश करते हैं कि जैसा भी जो हो पाए। अगर आप लोग इस नोट से पढ़ सकते हैं तो मेरे को सेम चीज के लिए 5 पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका भी थोड़ा बहुत टाइम बचता रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, देख लेना, बता देना मुझे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ देर में इन्फॉर्म करता हूं, बिकॉज नोट्स ही बना रहा था मैं अभी भी। लेट मी चेक ठीक। कहां तक पहुंचा, 1 सेकेंड ना, जस्ट गिव मी मिनट। किसको भेजा था मैंने? अब मुझे ये बताओ, अगर किसी को कोई, हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पूछनी थी, कोई जाएगा नहीं क्लास छोड़ के, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है। सब लोग अपना एक बार वीडियो ऑन कर लो, वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए, कौन गाइस क्विक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम लोग के पास भेजी है पेड पीडीएफ। पॉइंट नंबर 1, कोई भी पेड पीडीएफ को घुमाएगा नहीं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, रियलिटी। तुम कहानी मुझसे पढ़ो या किसी ऐसे एजुकेटर से पढ़ो जो 30 साल से सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा है, या किसी ऐसे एजुकेटर से पढ़ो जो जिसको मतलब 1 साल भी नहीं हुआ पढ़ाते हुए, किसी से भी पढ़ लो। पॉइंट पता क्या है, तुम्हारे हिस्ट्री में कितने सही होंगे ये बात वो किताब डिसाइड करेगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं। जितने सवाल उस किताब में से दिमाग में बैठा लोगे, सॉल्व नहीं करना, यहां बैठा लेना, उतने ज्यादा सवाल तुम्हारे हिस्ट्री में सही हो जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग, अगर
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं एक एग्जाम का, सीडीएस और सीएपीएफ का नहीं, मैं सीएससी का ले रहा हूं। अगर हिस्ट्री के 25 आ रहे हैं सवाल, लेट से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। हिस्ट्री में तुम्हारा मॉडर्न, मेडाइवल, एंशियंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिला के अगर 25 सवाल आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ तुमको स्पेक्ट्रम पढ़ाऊं तो 25 में से तुम 10 से 11 सवाल ही कर पाओ, उतने ही तुम्हें मिलेंगे स्पेक्ट्रम में से। अगर मैं तुमको बिपिन चंद्रा पढ़ाऊं, तुम 6 से 7 सवाल कर पाओगे 25 में से। अगर मैं तुमको दोनों कंबाइंड भी पढ़ा दूं ना, तो 25 में से तुम्हारे 17, 18, 19 सवाल ही मिलेंगे तुमको, 6-7 सवाल बाहर से। यार ये सीन होता है हिस्ट्री के साथ, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, बुक्स मैं तुमको हर एक सब्जेक्ट की भेज दूंगा। समझदारी क्या है, चुपचाप प्रिंट आउट निकलवा लो और हाइलाइटर लेके शुरू हो जाओ। मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, मुझसे कहानी पढ़ लो, ज्योग्राफी में भी यही कर लो, कॉन्सेप्ट सीख लिया, हर एक चीज सीख लिया। नाउ गेट इनटू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पर उतरो, क्वेश्चंस के नीचे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है। एग्जामिनेशन में वही हेल्प करेगा आपको। सिर्फ मेरी कहानी के भरोसे रहोगे, 15 में से 5, 6, 7, 8 सवाल ही सही हो पाएंगे। रीजन बीइंग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप सवालों के थ्रू ही सीख सकते हैं। पिछली बार भी मैंने 31 लेक्चर्स लेने के बावजूद फिजिकल ज्योग्राफी में, और ये हर एक एजुकेटर के साथ है। अगर कोई एजुकेटर ये कह रहा है कि सिर्फ मेरी क्लास देख लो तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होना, वो फिर तुम्हें गुमराह कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। कितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ेंगे, वो आपको यही बोलेंगे कि मेरी क्लास देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जो ये कह रहा है कि मेरी क्लास ही काफी है, कोई किताब नहीं चाहिए, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, जिसने ये कहा वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हें एक कहानी नहीं लिखनी है, तुम्हें सवाल सॉल्व करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, मेरी क्लास के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस करना। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर में, ट्रस्ट मी। कह तो रहा हूं, 31 लेक्चर्स पिछली बार मैंने लिए थे सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के 300 सवाल में से, मेरे लेक्चर्स में से 225 सवाल सॉल्वेबल थे। बाकी जो सवाल थे वो मेरे लिए खुद में नए थे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट सवालों के थ्रू ही सिखाया जा सकता है। एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं मैं तुमको, 300 सवाल की मैंने बनाई थी सारी की सारी, उसमें से डिफरेंट सोर्सेस से करके 225 क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल आफ्टर स्टडीइंग दैट 31st लेक्चर। सॉरी, हाँ, वो 31 लेक्चर पढ़ने के बाद 225 के आसपास सवाल सॉल्वेबल थे। बाकी जो सवाल बचे थे, ठीक है, बाकी जो सवाल बचे थे 60-65 क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ाया था। उसके बाद का सिनेरियो भी मैं तुमको बता देता हूं। ज्योग्राफी में आई थिंक 20-22 सवाल आए थे सीडीएस में। हमारे बैच का एक बच्चा था, उसने 19 क्वेश्चंस करेक्ट किए ज्योग्राफी के। और पेपर उठा के देख लेना कि तुम्हारा ये जो 2000, ये क्या चल रहा है, 25 पेपर 1 कैसा आया था ज्योग्राफी का। 2025 पेपर 1 उठा के देखना तुम, 20-22 क्वेश्चंस थे, उसके 19 उसने किए थे, 19 के 19 उसके करेक्ट थे। लास्ट में वो मुझसे आगे क्या कह रहा है कि सर 2-3 सवाल जो थे ना, उसमें मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने डर के मारा टिक नहीं किया। मुझे डर लग रहा था कि मेरे गलत ना हो जाए, नेगेटिव में मैं ना चला जाऊं, इसलिए मैंने टिक नहीं किया। 19 क्वेश्चंस उसने किए, 19 के 19 उसके सही थे। और उसकी सिर्फ एक आदत थी, वो कभी मेरी लाइव क्लास में भी नहीं आता था, वो हमेशा क्लास को रिकॉर्डेड देखता था क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो संडे को जितनी प्रैक्टिस शीट, जितने जी फॉर्म शीट मैंने दिए हैं, सारी की सारी करता था। ऐसे भी बच्चे थे जो मेरी लाइव क्लास में आते थे, रेगुलरली आते थे, लेकिन 22 में से 10-11 सवाल करके आए। 31 के 31 लेक्चर पढ़ने के बावजूद सिर्फ एक गलती की वजह से कभी प्रैक्टिस शीट नहीं की, कभी असाइनमेंट नहीं की, कभी जी फॉर्म टेस्ट नहीं दिया। दैट्स द इशू। इसी किताब के अंदर से मैं सवाल बनाता हूं, मैं तुमको ये भी बता दूं, मैंने वो पूरी की पूरी किताब तुम्हारे पास भेज दी। और कल को ये मन कर रहा है ना कि सर कहानी थोड़ा सा क्लशी हो रही है, शफल कर रही है दिमाग को, कहानी छोड़ के अगर तुमने सिर्फ वो किताब कर ली ना, तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ट्रस्ट मी।
मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जितना मैं तुमको सिखा रहा हूं उससे 10 गुना उस किताब में। एक बार वो किताब तुम खोल के देखना, पढ़ के देखना, सीरियसली बता रहा हूं मैं। और जिसने ये किताब बनाई है ना, वो खुद भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री। उन्होंने खुद बोला कि जितना कंटेंट मैं अपनी क्लास में दे रहा हूं उससे 5 गुना ज्यादा किताब में डाल रखा है। तो किसी के पास अगर कम टाइम हो ना, 1-2 महीना बचाओ ना प्री के लिए, और मेरे 30-35 लेक्चर्स आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वो किताब सॉल्व करके चले जाना, हो जाएगा। ये हो गया प्रैक्टिस का पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, कल कितने लोगों ने पेपर किया था? बासवराज और अंकुल। सोलन? सर मैंने भी। किसने किया था? रुस्तम? सोलन पेपर किया था? यस सर। नहीं भैया, नहीं किया। क्यों? मैथ्स का सिलेबस पूरा कर रहा था, स्टेट लाइंस। भाई तेरी तो एनडी है ना? हाँ। ठीक है, कर लो। एनडीए के लिए तो बहुत ऊपर का कंटेंट है ये। मतलब इसका अगर तुमने, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमने सिर्फ उसका 50% कर लिया ना, तो जीएटी हो जाएगी पार यार। उसके ऊपर का कंटेंट चल रहा है, ठीक है? जीएटी की टेंशन मत लो, सिर्फ कंटेंट कंटेंट कर लो तुम। आज मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं। डाइवर्जेंस में याद रखेंगे, रिफ्ट वैली बनती है, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस बनती हैं, ठीक है? टेंसाइल फोर्स काम करती है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है दूर जाना। न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। डाइवर्जेंस में इतना ही पूछेगा, तो इसी में से पूछेगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में नाइदर डिस्ट्रक्शन नॉर कंस्ट्रक्शन, कंजर्वेटिव मार्जिन से एसोसिएटेड है। चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसमें तुम्हारी जो मिड ओशियनिक रीजेस और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी भी सुनो, जिनका एमटीएस का पेपर है, अच्छा याद आया मुझे, जिन्होंने किसी और एग्जाम का भर रखा है, अभी तुम कोई वन शॉट थ्योरी किसी चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ एक काम करो, आईबीएमटीएस के जहां से प्रैक्टिस पेपर मिल जाए या प्रीवियस पेपर मिल जाए, सारे शिफ्ट के 4-5 साल के, उसको रट्टा मार लो। खुद जाके देख लेना 27 को, तुम पेपर आराम से क्वालिफाई करके आओगे। 5 साल छोड़ो, 3 साल सारी शिफ्ट के पेपर रट्टा मार के चले जाओ। बस एमटीएस का यही सोल्यूशन है। अब मैं लिख कर दे रहा हूं, क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना? बाकी ये जो मैंने पढ़ाया तुमको, क्या कहते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसके तुम्हें आज नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है ना? उसके तुम्हें प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ये इसके प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे? किसके हिस्ट्री प्रीवियस ईयर? अभी भाई पूरी तो बुक भेज दी यार, वो प्रीवियस ईयर से भरी पड़ी है वो। नहीं पूरी तो सर, बुक भेजी जो उसने। आपने बताया ना एमटीएस के। एमटीएस के हाँ जी सर। भेजता हूं निकाल के, घबरा मत, भेजता हूं निकाल के। एक्चुअली ना पूरा दिन आज, क्या बताऊं मैं तुमको, पूरा का पूरा दिन ना, अरे हाँ एक सेकंड,